नमस्कार। चलिए आईटी सेक्टर की कंपनियों के बारे में जानने के प्रयास करेंगे आज की लर्निंग में। और कंपनी का नाम हम देखेंगे तो ये लगेगा अच्छा ये कंपनी किस तरह की कंपनियां है। नाम इसका जो कि है 63 से स्टार्ट होता है। 63 मून्स कहती है कंपनी का नाम। क्या ये मार्केट में लिस्टेड है? लिस्टेड के बाद ये कंपनी क्या क्या काम करती नजर आती है उसके तरफ जानने का प्रयास करेंगे। साथ में इसकी मार्केट पोटेंशियल को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। क्या इसका चार्ट कहना चाहता है कि कई बार चार्ट आपको सामने अच्छे से दिखा जाए, जैसे हम इसको जूम आउट करके जूम इन करके दिखाए तो लगता है अच्छा ये मार्केट तो लगातार ट्रेंडिंग बनती नजर आती है। लेकिन आपने कभी इसको गौर किया कि मार्केट में इससे पहले का जो ट्रेंडिंग था वो ट्रेंडिंग क्या लेवल रहा और आज के टाइम में क्या लेवल निकल के आती है? उसके बाद क्या ये लगातार एक सोती हुई स्टॉक थी और एकाएक चलने लगती है? ऐसा तो संकेत नहीं मिलता नजर आता है। इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानने के प्रयास करते हैं इस कंपनी के बारे में। कहती है 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इस कंपनी क्या क्या करती है कंपनी के बारे में देखें तो इसके वेबसाइट्स के ऊपर इम्प्रूविंग इफिशिएंसी, मिनिमाइज रिस्क और रिस्क इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट्स और ढेर सारा चीज़ कहती है कि साइबर सिक्योरिटी कहती है योर ऑन साइबर सिक्योरिटी फोर्स CSF है। और कुछ और चीज़ यहाँ पे डिस्कवर ऑफ द ढेर सारा चीज़ कहती है। यहाँ पे कुछ इसकी अपनी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर कहती है इन्वेस्टर को करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए ये कहा सकता है, या फिर एक इंफॉर्मेशन के तौर पे कहा जा सकता है। जो इन्होंने कहा है तो 38 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में हमने टोटल डिविडेंड पे किया है और टोटल हमने 10 लाख अप्रॉक्सीमेट जॉब क्रिएट किया है इस कंपनी ने। ये कंपनी 10 लाख जॉब अकेला क्रिएट करती है तो कहाँ पे क्रिएट किया है ये भी एक समझने वाली बात है। दूसरा कहती है टोटल टैक्स पेड जो है 2000 करोड़ अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में हमने एक पेमेंट किया हुआ है और ये सारा डेटा निकल के यहाँ पे आते हैं। ये कंपनी की खुद की डेटा है। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे इसका समझने का प्रयास करेंगे इसकी एक्चुअल डेटा क्या कहती है जो कि इन्होंने एक्सचेंज को फाइल किया है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी का नाम 63 मोन्स टेक इज एंगेज इन द कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड द रिलेटेड सर्विस। इस तरह के सर्विस में काम खास करती नजर आती है। सबसे पहली बात आती है करंट प्राइस की। तो करंट प्राइस के बारे में सबसे पहले मैं कट कर देता हूँ क्योंकि इसमें कोई जान बचती नहीं है, क्योंकि ये 3 फैक्टर से बनी हुई है। जिससे देखा जाए तो 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है एफ का, उसको कहते हैं फंडामेंटल। दूसरा फैक्टर है टी का, जिसको कहते हैं टेक्निकल। तीसरा फैक्टर है जिसको कहते हैं एस, उसका कहते हैं सेंटिमेंटल। अर्थात ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म और ये स्मॉल शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट तो ये भी कहा जा सकता है शॉर्ट इन द शॉर्ट टर्म। चलिए इन तीनों को एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं। और बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू निकल के आता है 726 रुपये के आसपास। अब एक आकलन करके देखिए, बुक वैल्यू इस कंपनी का कितना है? 726 का। और मार्केट में करंट प्राइस क्या है स्टॉक की? 366 का। तो ऐसे देखने से ये लगता है ना जो अच्छा अंडर वैल्यूड ये क्या है? अंडर वैल्यूड है बुक वैल्यू से। स्टॉक की पोटेंशियल्स बनती नजर आती है। दिस इज करेक्ट। और ये आकलन यदि करता है स्टॉक तो पहला आकलन तो इसका करेक्ट बैठता है जो हाँ स्टॉक में सही में और अंदर वेटेज है और ये वेट होने वाली है, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल जो पी है वो भी करीब कितना है? 36 के आसपास है। और स्टॉक की पी जो है वो थोड़ा सा कम है, जो कि अर्निंग पर शेयर के कोई हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए करीब अर्निंग पर शेयर कितना है? 48 रुपये के आसपास आता है। और इसको 48 रुपये से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल के आती है? तो स्टॉक पी 8 रुपये के आसपास निकल के आती है। अब एक आकलन और करते हैं। आकलन क्या करते हैं? आकलन करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, वो था 530 का। देखिए इनकी बुक वैल्यू 726, एसेट्स वैल्यूशंस, एसेट्स अंडरलाइन वैल्यूशंस 530 रुपये का, EPS इज द 48 रुपये का। और जिसके बेसिस पे क्या हुआ, जो मार्केट अभी तक इसका अंडर वेटेज देखने को मिले जिसका प्राइस है 366 का। पोटेंशियल बनती नजर आती है पहली नजर में, राइट। आगे कहते हैं डेट्स कुछ भी नहीं, नथिंग। करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा। अगर करंट रेशियो में क्या क्या कंपनी ने, इस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं ROC हिस्टोरिकल डेटा 6.7, ROE क्या आती है? 6.49। फेस वैल्यू है 2 का। डिविडेंड पेइंग कंपनी है जो कि कहा कि हमने डिविडेंड दिया है लास्ट 38 क्वार्टर से।
तो ठीक है, क्योंकि डिविडेंड का पार्ट तो है 0.55% के आसपास। अब आते हैं जो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, नियरली अभी एक नियरली कितना है बुक से हिसाब से आधा के आसपास है, जितना बुक वैल्यू है उसका आधा ही मार्केट में ट्रेड करती नजर आती है। स्टॉक में जो प्रमोटर्स हैं वो भी अच्छी खासी पोजीशन 45%, प्लेज कोई नहीं, अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं कहाँ पे, इनकी पोटेंशियल में, जहाँ पे हम AR को एक स्पेशल रेशियो निकाल के ले आए हैं, जहाँ पे हम खासकर ट्रेड रिसीवेबल्स को कहाँ से, सेल्स से कंपेयर करने का प्रयास किया है, ट्रेड रिसीवेबल को प्रॉफिट से कंपेयर करने का प्रयास किया है। तो ये क्या कहना चाहता है, ये ट्रेड रिसीवेबल को देखा जाए, जिसको AR बेसिकली कहते हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल पार्ट्स कहते हैं, ये निकल के आता है कितना, 0 अर्थात 10%। चलिए, किसी बिजनेस में 10% की आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ी है, ठीक है, और एक महीने के लिए पड़ी है, बहुत लंबा भी नहीं है, एक महीने का टर्म, अर्थात जो इनका क्लाइंट्स बेस है वो ये लगता है जो हाँ 30 दिन या 35 दिन या 40 दिन में इनका पेमेंट आ जाता है, ऐसा ही कंडीशन देखने को मिलती नजर आती है। अब आते हैं AR बेसिस पे, जो कि प्रॉफिट की पार्ट है, वो क्या कहती है। तो यहाँ पे ये भी निकल के आती करीब 22% जो है ना, वो प्रॉफिट का देखा जाए AR पार्ट से 22% का प्रॉफिट देखने को मिलती नजर आती है, अर्थात 22% की प्रॉफिट यहाँ पे इनकी बनती नजर आती है। तो चलिए, ये भी अच्छी, ठीक है, ठीक है, जितना प्रॉफिट है उनका 22% ही क्या बनती है, इनका डेटर बना है। मतलब ये सारे के सारे एंगल्स क्या कहती है, इसको फेवरेबल करती नजर आती है यहाँ तक। अब यहाँ तक यदि फेवरेबल करती नजर आई तो आगे का प्रोसेस क्या है, समझने का प्रयास है ना। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सेंटीमेंटल लेते हैं, क्योंकि सेंटीमेंटल तो ही आपको इफेक्ट करता है ना, सेंटीमेंटल ही मार्केट को इफेक्ट करता है, और मार्केट को ऐसा लगता है कि मार्केट में स्टॉक बढ़ेगी या घटेगी। ये एक बात करते हैं सेंटीमेंटल में। सेंटीमेंटल क्या कहना चाहता है, लेटेस्ट अपडेट डॉक्यूमेंट्स में क्या कंपनी ने फाइल किया है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट था, इसके बाद कुछ ऐसा मीडिया रिलीज की बात करती है 28 मई को, उसके बाद कुछ ऐसा आया नहीं, अर्थात इसमें 28 मई के बाद लेटेस्ट जून में ऐसा कोई अपडेट नहीं आया। ओनली ट्रेडिंग ऑफ विंडो की बात 28 जून को किया, अभी जुलाई में कोई अपडेटेड नहीं है। जैसे कुछ अपडेट आएगा तो हम लेटेस्ट अपडेट लेके आएंगे, इस कंपनी को लेकर के चलते हैं। जो यहाँ पे अपडेटेड था इन्फॉर्मेशन, उसके पीछे चलने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहती है इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पे कहती है कंपनी, जो थोड़ा सा गिरावट में था, प्रेशर में था, तो क्या ये प्रेशर लगातार बनती नजर आते हैं या कभी कभार निकल के आती है। तो हम इसके चार्ट को एक दिन में क्या निकल के आई, एक दिन में लगातार इसमें क्या निकल के आई, यहाँ पे एक स्लिप गिरावट थी, स्लिप गिरावट के बाद दोबारा हल्की हल्की स्लिप कर गई। एक साल की चार्ट क्या कहती है, एक साल के चार्ट में ये कहती है जो स्टॉक ने अच्छी सी रैली दिखाई थी बीच, और जहाँ पे स्टॉक की कोई वैल्यूशंस नहीं थी वहाँ पे अच्छे से वैल्यूशंस यहाँ पे क्या निकल के आई, सीधे के सीधे स्विंग करती नजर आई। स्विंग के बाद थोड़ी सी गिरावट ऑब्वियसली होना ही था, ऑब्वियसली गिरावट हो गया तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बना दिया। इसी ट्रायंगल को कट करके हम कहीं और डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी एवरेज वैल्यू को हम जानने की प्रयास करें, जहाँ पे इसको बार बार कहते हैं सपोर्ट लेवल। यहाँ देखिए इसका सपोर्ट लेवल, एक सपोर्ट लेवल तो लंबे पीरियड के लिए ये निकल के आती है, और एक यहाँ से ये निकल के आती है। तो ये हम इसको लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू की निकल के आती है चार्ट के, तो चार्ट में एवरेज 50 डे के एवरेज से देखा जाए तो क्या निकलती है, अभी 50 डे एवरेज में 10 साल के डेटा में अभी ऊपरी सतह पे कारोबार करती नजर आती है, 5 साल में ऊपरी सतह पे कारोबार करती नजर आती है, ऐसे 3 साल में ऊपरी सतह पे कामकाज करती नजर आती है, एवरेज वैल्यू के आसपास ही मार्केट ट्रेंड करती नजर आती है। ऐसे एक साल के चार्ट देखो तो एवरेज वैल्यू पे ही मार्केट खड़ी है, वहां से ज़्यादा गिरता है तो फिर चिंता की बात होगी। 6 महीने के चार्ट क्या कहती है, 6 महीने की चार्ट भी वही एंगल पे आके खड़ी करती है, जो कि हमने फरवरी 50 डे का डे मार्क लिया। और इसको जो 200 डे मार्क लूँ तो 200 के लिए हम क्या करने वाले हैं, 6 महीने को डेटा को कैप्चर करते हैं, और क्या कहती है 6 महीने के डेटा एवरेज वैल्यू और 50 डे की एवरेज वैल्यू कहाँ पे मैच करती है, यहीं पे आके मैच करती नजर आती है। ऐसे ही दूसरा आकलन करें तो इसके लिए हम आगे चलेंगे, पहले थोड़ा सा इसका फंडामेंटली चीज को पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके पहले फंडामेंटली में, क्या जो स्टॉक है, स्टॉक केवल यही अंडर वैल्यूड है या कुछ और भी है। तो यहाँ पे देखने को क्या प्रोडक्शन निकल के आती है, इसमें ये देखने को मिली तो 63
टोटल जो नंबर ऑफ कंपनी था उन्होंने कहा कि 139 कंपनी थी इसमें एटीएम के अंदर। उसमें जो एवरेज निकलती है वो निकलती है 39 के आसपास का। और उस 39 जो पीई है उसमें सबसे कम यदि पीई की बात करें तो वो है किसका, 63 मून टेक का। और इसका इसकी वजह से इसका क्या है, मार्केट में अभी पोटेंशियल बनती नजर आती है, क्योंकि इसको कवर करने में कितना, 8 चौक 32, और सीधा सीधा देखा जाए 4 गुना से ज़्यादा, अर्थात मैं सीधा सीधा 4x ले लेता हूँ फिलहाल। तो ये 366 है, तो इसका 4x कितना होगा, 4x तो ज़्यादा होता है। मैं केवल कहता हूँ इसको नियर अबाउट द 1200 से लेकर के ये 1400 तक, 1200 से 14 तक, 100 तक, मतलब 1400, 1200 टू 1400 का इसका आगे का एक्सपेक्टेशन प्लान हो सकता है लेकर के। क्योंकि इसमें एक चीज और देखने को मिला दोस्तों, कोई पहली बात बताऊं तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिला जो कि हमने स्पेशल लिया था। यहाँ पे स्पेशल में हमने 3 कैटेगरी लिया था, जहाँ पे आरओसी की बात कर रहे हैं, एआर वर्सेस सेल्स की बात कर रहे हैं, और एआर वर्सेस प्रॉफिट की बात करते हैं। वहाँ पे क्या कहती है, इसकी कंपनी में देखने को मिला जो एआर वर्सेस सेल्स कितना है, 10%, एआर वर्सेस प्रॉफिट कितना है 22% के आसपास। और इस बेस में देखा गया तो यहाँ पे सबसे कम देखने को मिला है इस, और बाकी सारी कंपनी में आप उठा के देख लीजिए, बड़ी से बड़ी कंपनी में कितनी ज़्यादा परसेंटेज गेन, जैसे ओकराब है, पीवी पेंटेक है, कैपिट। लेकिन सबको लगता है सबके टेक्नोलॉजी में किससे कंपेयर किया सकता है, इसी बेसिस से कंपेयर करने में बेहतर साबित हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं इस कंपनी के बारे में, थोड़ा सा और ओवरव्यू लें प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट क्या दर्शाना चाहता है कंपनी ने, प्रॉफिट ये दर्शाया जो क्वार्टरली बेसिस में कंपनी ने कहा जो हमारा जो प्रॉफिट था वो लगातार एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी। सीधे सीधे कहा कि लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में आकर के हमारे पास क्या हुआ, एक बड़ी सी गिरावट आ गई। कहाँ पे आई, मार्च 24 में। ऐसा क्या हुआ मार्च 24 के अंदर, जो कि कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा क्वार्टरली इनकम जनरेट कर रही थी, रेवेन्यू जनरेट करती नजर आई। वहाँ पे सीधे के सीधे क्या हुआ, धड़ाम सन हो गया। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा इस स्टॉक को लेकर के, तो चलिए इसका कुछ डेटा होगा तो हम देने का प्रयास करेंगे। आगे कहती है इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में चला गया। बाकी किसी टाइम में इसका लॉस में देखने को नहीं मिलती नजर आती। कुछ पीरियड को छोड़ दिया जाए तो जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लगातार कंपनी में क्या हुआ, 22 सितंबर तक कंपनी लगातार लॉस में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में चलती नजर आई। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बनाई, फिर इसमें गिरावट की पोजिशन बनती नजर आई। अब आते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहती है केवल केवल हम 3 करोड़ ही बचा पाए, जो कि हमारे पास पहले कभी लॉस हुआ करता था। लॉस के बाद हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। मतलब इनका बिजनेस में क्या है क्या कोई इनिशिएटिव काम करते जा रहे हैं और कुछ हिट कर गया तो अच्छी खासी कमाई, या फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। इस स्पेकुलेशन वाला तो चीज़ नहीं, कल के नहीं आता। एक समस्या, एक जैसे आईपीओ होता है, कहीं कुछ हिट कर गया तो अच्छी खासी प्रॉफिट बना के देता है, और कुछ नहीं किया तो फिर फ्लॉप करके देता है। क्या क्वार्टर इसी हिसाब से कामकाज तो नहीं करता नजर आता है एज पर द स्पेकुलेशन के हिसाब से। अब प्रॉफिट ईयर बाय ईयर के देखा है, ईयर बाय ईयर क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कई बार हो सकता है गिरावट वाला सिचुएशन हो, उस क्वार्टर में कुछ बिजनेस में इशू आ गया हो। लेकिन एक जो ईयर ऑफ ईयर का देखें तो उसमें नज़र आती है जो कंपनी जो है पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। 300 करोड़ से कितना चला जाता है, 172 करोड़ जंप करता है। 300 से 172 कितना होता है, परसेंटेज देख लीजिए। सीधे सीधे देखा जाए 372 नहीं, 182 हो जाता है। 290 करोड़ का पहले सेल्स था, वो होके इंक्रीज करके 472 पे चला जाता, तो मतलब यहाँ पे तो पुल बैक देखने को मिला। इसके सिर्फ प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट 210 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत देता है पिछले कुछ सालों की जहां पे डेटा में लगातार एक गिरावट की पोजीशन थी, उसमें आकर 210 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। और ये यदि सस्टेन करती है आगे करके लिए, आगे चल के, तो फिर मार्केट की पोटेंशियल बनती नजर आती है। और पे स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार बन सकती है, क्योंकि इसका डेटर्स रेशियो कम है, प्रॉफिट रेशियो कम है, और सॉरी डेटर्स अगेंस्ट प्रॉफिट रेशियो जो है, डेटर्स रेशियो ऑब्वियसली कहा जाता है, डेटर्स रेशियो कम है, कम टाइम में पैसा दे देता है। तो आगे आते हैं इसके बारे में, जहाँ पे हम किसकी चर्चा करने वाले हैं,
रेशियो में जहाँ पे हम देख रहे थे पैसे ने पैसा देता है, कैश फ्लो की सिचुएशन है। तो कैश फ्लो क्या कहना चाहता है कंपनी, कैश फ्लो में ये निगेटिव निगेटिव शो करता है। नेट कैश फ्लो उनके पास निगेटिव है, नेगेटिव 31 का 31 करोड़ का निगेटिव देखने को मिलता है। इसके बाद क्या कहती है कंपनी, इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करती है कंपनी, इसके पास इन्वेस्टर कौन है। इन्वेस्टर के लिए हमने देखा यहाँ पे तो निकल के ये आती है जो कंपनी के पास जो है 45-46% की होल्डिंग प्रमोटर प्लस जो है 54% की होल्डिंग जो है वो पब्लिक है। इन दोनों में क्या सोचने का मतलब बनता है। तो चलते हैं इन दोनों के एक टेंटेटिव ले लेते हैं क्या करना चाहता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस में 2017 से लेकर के आज तक में प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को बिकवाली नहीं किया, प्रमोटर लगातार बनी हुई है। अर्थात 7 साल से प्रमोटर ऐसा कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहा जिसपे कंपनी को कोई इफेक्ट पड़े। चलिए जहाँ पे एफआई की चर्चा करें तो एफआई ने क्या किया, एफआई ने लगातार पोजीशन को कभी बढ़ाया कभी घटाया, क्योंकि वो तो ये क्या करती है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है प्रॉफिट। इनका काम है कंपनी को डेवलप करना और प्रॉफिट, दोनों काम है इनका। काम केवल प्रॉफिट का काम होता है। जो भी मार्केट में इंटर है ना, इसके अलावा मार्केट में जो भी इंटर है ना वो सब के सब किसके लिए काम कर रहे हैं, केवल कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। किसके, शेयर को कैसे खरीदो कैसे बेचो, शॉर्ट करो लॉन्ग करो कुछ भी करो, प्रॉफिट चाहिए। तो ये टेक्निक है। चलिए एफआई की बात हमने किया, डीआई यहाँ पे कुछ है नहीं, डीआई की अभी तक ध्यान नहीं पड़ी कि स्टॉक में या डीआई यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है या फंडामेंटली डीआई को अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी एक समझने वाली बात है। तो अक्सर लोग कुछ कहते हैं कॉपीट करना चाहिए कि फंड जो कि किसी कंपनी को सबसे ज़्यादा समझदार जो है ना, समझदारी के साथ काम कौन करता है, वो कहता है जो बड़े बड़े डीआई हैं बड़े बड़े एफआई हैं, क्योंकि ये एक सोच समझ के सारे काम को अंजाम देते हैं कहने के लिए, अर्थात अपनी पोजीशन बनाते हैं। पब्लिक कहती है यहाँ पे 50% के आसपास इसमें से कुछ नाम्स निकल के आती है, जहाँ पे कुछ बड़े बड़े नाम्स हैं, जहाँ पे 7, 2, 9, 10 तो 12% के आसपास तो बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के आती है, जिसमें कुछ कंपनियाँ भी हैं और बाकी रिटेल में कामकाज कर रही होगी, जिसमें देखा जा सकता है कि रिटेल में इनके पास क्या है, इस कंपनी में रिटेल में केवल और केवल कितनी परसेंट है। तो सबसे ज़्यादा रिटेल में देखने को मिला है इसमें स्टॉक में देखने को मिला, जो कि जिनके पास 2 लाख से कम की होल्डिंग है वो 24%, जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा है वो 18% इस पोजीशन बना के बैठे हैं स्टॉक में। अर्थात क्या हुआ, यहाँ से पोजीशन लगातार आम इन्वेस्टर के पास शिफ्टेड है और आम इन्वेस्टर क्या सोचना चाहती है चार्ट के बेसिस पे वो आप समझ सकते हैं। देखिए चार्ट को आकलन करके देखें तो चार्ट में ये निकल के आती है पिछले कुछ दिनों से स्टॉक जो सो रही थी वो सोती हुई स्टॉक ने क्या हुआ, एक लगातार एक स्विंग करती नजर आई है। स्विंग का पीरियड देख लीजिए, लगातार यहाँ से स्विंग करती नजर आ रही है, जहाँ पे जब भी इन्होंने बेस बनाया यहाँ पे जाके बेस बनाई दोबारा, अब यहाँ से थोड़ा सा गिरावट का सिलसिला चल रहा है और यहाँ पे सपोर्टिंग की तरफ देखें तो सपोर्टिंग इसके लिए क्या कहना चाहता है, सपोर्टिंग देखा जाए सपोर्टिंग इसके लिए ये कहता है जो स्टॉक में फिलहाल सपोर्टिंग इस लेवल के आसपास की देखने को मिली है और इसके यदि गिरता नजर आता है तो इनके पास सपोर्टिंग फिर ये दूसरा जोन बनने निकल के जहाँ पे बार बार स्टॉक लगातार कितनी बार आई है और उसके बाद भी नहीं संभलता है, तो संभलने के लिए फिर आपसे लास्ट में एक ऑप्शन बचा है जहाँ पे स्टॉक संभल सकता है। नहीं यहाँ भी नहीं संभला तो फिर स्टॉक की कोई बात करनी है ही नहीं। तो ये बात निकल के आती है यहाँ पे। और यहाँ पे यदि रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान दें तो रेजिस्टेंस जो लगती है वो रेजिस्टेंस पहली रेजिस्टेंस जो लगती है वो लगती है ये जो इसके इस हिसाब से यहाँ जंप करती नजर आई है पिछले कुछ दिनों में। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि इसके आसपास की जानी चाहिए स्टॉक के, अर्थात नियरली ये 600 650 के आसपास जा सकता है। तो दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि इसके बेसिस पे देखा जाए इनकी फंडामेंटल में कुछ टेक्निक्स के बेसिस जहाँ पे पी की तरफ या डेटर्स की तरफ देखा जाए या डेट्स रेशियो की तरफ देखा जाए तो इस यहाँ से इसकी पोटेंशियल क्या बनती है, पोटेंशियल नियरली 1200 से 1400 बनती है, जो कि अभी फिलहाल अंडर वैल्यूड है। यदि ये इतना तक भी आता है तो सोचिए तो कितना 1% तो जंप करेगा मार्केट। तो ये बात निकल के आती थी यहाँ पे। चलिए आगे समझने का प्रयास करते कुछ और एंगल्स हैं कि नहीं है इसके अंदर। इसके लिए देखा जाए तो स्टॉक ने फिलहाल कुछ अपडेट्स की तरफ हमने देख लिया था, कुछ ऐसा लेटेस्ट अपडेट निकल के नहीं आया। जो कि कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी हमेशा डिविडेंड देती है, 24 से फिलहाल डिविडेंड का कोई पार्ट देखने को नहीं मिला अभी तक। वो क्या मामला था 24 का डिविडेंड के लिए क्या कहती कंपनी,
कहती है यहाँ पे एक मीडिया रिलीज प्लेस किया था 28/5 को। उस मीडिया रिलीज में क्या किया था कंपनी ने? उस मीडिया रिलीज में कंपनी ने कहा कि 63 मोन्स ग्रुप स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड द न्यू इनिशिएटिव टू द ड्राइव लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ आवर कंपनी एम्प्लॉय कस्टमर एंड द शेयर होल्डर। ये क्यों था, कैसा था प्रेस रिलीज, किस पर्पस के लिए किया था वो नहीं पता। ये कहती है हमने कमेटी और द लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए हमने कमेटी कमिटमेंट किया है, और वो कमिटमेंट के बाद स्ट्रिक्ट एक्सेप्ट टू द टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे कामकाज करती नजर आती है। एड्रेसिंग इंडियाज ग्रोइंग साइबर सिक्योरिटीज जो नीड्स है उस पर काम काज करती नजर आती है। अर्थात उन्होंने कहा कि हम योर ऑन साइबर सिक्योरिटीज फोर्स, उनका इसका जो कि हैशटैग और टैग या कैंपेन चलती नजर आ सकती है। ऐसा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने को मिला। डिविडेंड के लिए क्या कहती है, जो कि 23-24 में डिविडेंड के लिए एक डेटा तो आई थी। डिविडेंड के लिए क्या कहती है कंपनी, इज डिविडेंड एंड डिविडेंड के लिए कहती है, कुछ तो कहती है डिविडेंड के लिए। और डिविडेंड के लिए क्या कही है, इसमें कुछ डेटा को निकल जाए तो अच्छी बात है। तो कंपनी ने कहा है तो डिविडेंड हम देने वाले हैं, और वो भी 2 रुपये के पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाले हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में, वो भी कब, एजीएम के आसपास एनुअल जनरल मीटिंग में हमारा फाइनल अप्रूवल मिलेगा, फिर हम डिविडेंड डिक्लेयर करके आपके पास दे देंगे। चलिए, डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, हमने इसका रिकॉर्ड चेक कर ही लिया। हमने एज पर परसेंटेज ऑफ गेन को तरफ ध्यान दिया जाए तो परसेंटेज ऑफ गेन ये दर्शाती है स्टॉक में। अभी जैसे 10 साल से स्टॉक है तो 10 साल में 41% जंप किया, 5 साल से काफ़ी जंप किया, 336% किया, फिर 2 साल 3 साल में और ज़्यादा जंप किया, 299 300%, 2 साल में। इसके बाद थोड़ा 1 साल में गिरावट आई। उसके बाद मार्केट इसका थोड़ा सा पिटा हुआ निकल के आती थी, ऐसा पिटा 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 सा लगता है मार्केट इसका, क्योंकि सेंसेक्स अच्छी खासी जंप करती नजर आती है, और बीएससी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो भी अच्छी खासी जंप करती नजर आती है, स्टॉक्स नजर आती है। इसका कुछ एंगल तो मुझे अच्छा लगा, कुछ एंगल पे आप इसको ध्यान देके रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके पीयर्स में कहती है जो सबसे बड़ी टीसीएस है, सोनाटा सॉफ्ट करके आती है। तो चलिए आगे चल के हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, किसकी कितनी सेल्स के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है, किसको प्रॉफिट के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।